गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ लक्ष्मी तनवर और लक्ष्मी तनवर बेस्ट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इससे पहले हमने मेंडल के 2 लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने किया था। तो आगे देखेंगे बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन नीट 2012, 13, 18 और 19 में पूछा गया है। तो करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है। अब तक आपने देखा था कि भाई जो करैक्टर्स हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं, और जब हम 2 प्लांट की क्रॉसिंग कराते हैं, 2 जीन्स के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, 2 करैक्टर के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, तो F1 जनरेशन में आपका डोमिनेंट करैक्टर, मतलब कहने का है F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट के करैक्टर से शो होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में फिर दोनों पेरेंट्स के करैक्टर शो होने लगते हैं। ठीक है, और जो दोनों पेरेंट के करैक्टर आते हैं उसमें से जो दूसरा करैक्टर जो F2 जनरेशन में दिखाई देता है वो रिसेसिव होता है, और जो F1 जनरेशन में आपको दिखाई देता है वो डोमिनेंट करैक्टर होता है। ऐसा हमने पढ़ा था अब तक। अब क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के केस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के केस में इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला, 2 प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराई, एक था रेड फ्लावर और एक था वाइट फ्लावर। एक प्लांट था जिसमें रेड फ्लावर निकलते होते थे, और एक प्लांट था जिसमें वाइट फ्लावर निकलते थे। तो रेड फ्लावर वाले प्लांट को और वाइट वाले फ्लावर वाले प्लांट को आपस में क्रॉस कराया गया, और क्रॉस कराने के बाद देखा गया कि जो जनरेशन आई, जो सीड उसके बने, जब उनसे प्लांट ग्रो कराए गए तो उनसे ना तो रेड फ्लावर निकले उन प्लांट से, ना ही वाइट। वो फ्लावर कैसे थे? पिंक कलर के थे। मतलब दोनों पेरेंट्स में से किसी का भी करैक्टर उनमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो नहीं अपीयर हो रहा था उसमें, ना तो उसमें रेडी फ्लावर थे ना उसमें वाइटी फ्लावर थे। वो फ्लावर कैसे थे? पिंक कलर के। तो इसका क्या मतलब था वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि F1 जनरेशन हैज़ फिनोटाइप दैट डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ 2 पेरेंट्स। F1 जनरेशन में जो जनरेशन आपकी आ रही है उनकी फिनोटाइप, मतलब उनका फिजिकल करैक्टर दोनों पेरेंट्स से किसी से अगर मैच ना करता हो तो उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। बट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2, लेकिन वो क्या होता है? दोनों का मिक्सचर होता है। कहने का मतलब है कि जो आपको F1 जनरेशन में जो पिंक कलर का फ्लावर मिला वो रेड और वाइट दोनों को मिलाकर क्या बन गया? पिंक फ्लावर बन गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो वो डॉग फ्लावर मतलब स्नैपड्रैगन है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आर क्या है? रेड फ्लावर्स हैं। स्मॉल आर वाइट फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर कैपिटल आर का मतलब क्या है? पिंक फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर की क्या कराई गई? क्रॉसिंग कराई गई, और क्रॉसिंग कराने पर हमें कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर मिलते हैं। तो हेयर जीनोटिपिक रेशियो रिमेन्स सेम एज इन मेंडेलियन क्रॉस। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो जीनोटाइप होती है, इनकी जीनोटाइप क्या निकल के आती है? यहाँ पर देखिए आप, इनकी जीनोटाइप, इसमें फिनोटिपिक में F1 जनरेशन तो उसकी सारी पिंक आई थी। ठीक है, उसके बाद F2 जनरेशन जब इसकी देखी तो F2 जनरेशन में इसकी फिनोटिपिक क्या निकली? भाई एक फ्लावर तो रेड था, एक वाइट था, और 2 पिंक फ्लावर थे। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या बन जाएगी? रेड रेशियो पिंक रेशियो वाइट। तो वो क्या है भाई? रेड फ्लावर वाला 1 है, पिंक फ्लावर 2 है, और वाइट फ्लावर 1 है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या बनी? 1:2:1। अब जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो में अगर जीन्स अगर देखें तो भाई कैपिटल आर कितने निकले? एक। कैपिटल आर स्मॉल आर 2 हैं, जिनका मतलब पिंक है, और स्मॉल आर 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो भी क्या हुई? 1:2:1। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम होती है हमेशा। Here genotypic ratio remains same as Mendelian cross, but phenotypic ratio change since incomplete dominance is not shown by the R। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसा मेंडल ने बताया था वैसा वही सेम जीनोटिपिक रेशियो तो आई, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो मेंडल की क्या थी? 3:1 थी।
लेकिन वो हमारी क्या आई है 1:2:1। तो इससे आपको पता चलता है कि जो पिंक कलर का फ्लावर नज़र आ रहा था उसमें रेड और मतलब पिंक कलर का फ्लावर में जो कैपिटल आर था और स्मॉल आर दोनों ही डोमिनेंट थे, या फिर कह सकते हैं कि दोनों ही इनकम्प्लीट डोमिनेंट थे, कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं थे। कैपिटल आर भी अपने आप को शो कर रहा था और स्मॉल आर भी अपने आप को शो कर रहा था, और दोनों ने मिक्स करके दोनों ही इनकम्प्लीटली डोमिनेंट थे, मतलब कम्प्लीटली अपने आप को दोनों में से कोई भी शो नहीं कर सकता था, लेकिन आधा आधा दोनों ने शो किया और पिंक फ्लावर की फॉर्मेशन हो गई। अब देखते हैं हम जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो में आपको बता चुकी हूँ। स्टार्च सिंथेसिस इन पी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। जो स्टार्च की सिंथेसिस है, स्टार्च सिंथेसिस पी में एक इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एग्जाम्पल है। अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। एक जो सिंगल जीन है वो प्रोडक्ट में, सिंगल जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, मतलब एक सिंगल जीन की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है। कहने का मतलब ये है, स्टार्च का मैं तुम्हें बताती हूँ प्रोसेस क्या था एक्चुअल में। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि सीड है, उन्होंने देखा कि एक तो प्लांट लिया उन्होंने राउंड सीड वाला, जिसके सीड कैसे थे, राउंड थे। एक प्लांट लिया जिसके सीड कैसे थे, रिंकल्ड थे। तो जब उन्होंने उनकी क्रॉसिंग कराई, तो क्रॉसिंग कराने के बाद जो प्लांट आया उसके सीड कैसे थे, वैसे दिखने में तो वो राउंड थे, लेकिन उनका साइज़ क्या हो गया था, कम हो गया। साइज़ क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है भाई, रिंकल्ड सीड स्टार्च की एब्सेंसी से होता है और राउंड सीड स्टार्च की ज़्यादा अमाउंट की वजह से होता है। लेकिन जो नई जनरेशन में जो आया वो कैसे थे हमारे, एक जो राउंड सीड वो दिखने में तो राउंड ही थे, लेकिन जो एक्चुअल उनका पेरेंट जितना बड़ा साइज़ उसका था ना, वो साइज़ उसका थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम कौन से करैक्टर की बात कर रहे थे, राउंड और रिंकल्ड की बात कर रहे थे, जो कि एक शेप है। इसने शेप के साथ साथ साइज़ को भी इफ़ेक्ट किया। जीन किसका लिया था हमने, शेप का, कौन सा, राउंड और रिंकल्ड वाला, लेकिन उसने किसको भी इफ़ेक्ट किया, उसने साइज़ को भी इफ़ेक्ट किया। तो जो हमारी नई जनरेशन आई थी वो कैसी आई, वो राउंड तो आई बट उसका साइज़ थोड़ा स्मॉल हो गया ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च की थोड़ी कम अमाउंट की वजह से। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में टॉपिक मिल जाएगा। यहीं इस इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के केस में आप ये देख लेंगे। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट बना, जैसे प्रोडक्ट हमारा क्या बना था, सिंगल जीन जैसे हमारी थी राउंड और रिंकल्ड, एक ही जीन थी भाई, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ये एक ही जीन है। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बना, इसका जो प्रोडक्ट कैसा बना था, वो राउंड सीड बना था बट स्मॉल इन साइज़। तो साइज़ और शेप दोनों को इफ़ेक्ट कर दिया। तो एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा करैक्टर्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके बाद ये क्वेश्चन नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद व्हाट इज़ डोमिनेंसी, डोमिनेंसी क्या है। डोमिनेंसी का मतलब देखिए बेटा, एक्चुअल में डोमिनेंसी है क्या, वो आप ये कहती है डोमिनेंट क्या गाया जा रहा है, एक्चुअल में है क्या। डोमिनेंट का मतलब होता है अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस 2 कॉपीड ऑफ अ जीन। आपने देखा कि एक जीन के अंदर, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन की 2 कॉपी प्रेजेंट होती हैं, है ना भाई। एक जीन मैंने किसको बोला था, कैपिटल टी इज़ अ वन जीन, ठीक है, बट वन जीन हैज़ 2 एलील। एलील मीन्स आर द कॉपीज़ ऑफ जीन। जो एलील हैं वो क्या है, एक दूसरे के कॉपी हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन की 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी हो गई, एक स्मॉल टी हो गई, ये 2 क्या हो गई, 2 कॉपीज़ हो गई एक जीन की। ठीक है, एक जीन के अंदर 2 एलील क्या होते हैं, उसकी टाइप्स कह सकते हैं आप, किस जीन के टाइप्स हैं या फिर इनकी कॉपीज़ हैं। ठीक है, विच नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल, ज़रूरी नहीं कि वो एक जैसी हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो जीन के अंदर जो एलील है वो कैपिटल टी ही हो, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकते हैं, वो आइडेंटिकल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
मे हैव माइनर ऑल्ट्रेशन, उनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं। दोनों जीन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, उनके अंदर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। उसके बाद है सपोज अ नॉर्मल जीन प्रोडक्ट प्रोडक्ट पी, मान लीजिए कि एक नॉर्मल जीन है और वो एक पी प्रोडक्ट बनाती है। मान लीजिए एक नॉर्मल जीन है और वो एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि मान लिया कैपिटल टी एक नॉर्मल जीन है, कैपिटल टी एक नॉर्मल जीन है और वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, मतलब हाइट टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो उसका ऑल्टर्ड वर्जन होगा उसी जीन का, ऑल्टर्ड वर्जन का मतलब जिसमें कुछ चेंज हुआ है, जैसे कैपिटल टी का ऑल्टर्ड वर्जन का क्या है, स्मॉल टी। अब स्मॉल टी में अगर कोई चेंज हुआ है जो उसका अल्टर्ड वर्जन है, तो मस्ट बी प्रोड्यूस नॉट नॉन फंक्शनल। तो सिंपल सी समझने वाली बात है कि जीन है, अगर उसमें थोड़ा भी कुछ चेंज हुआ है तो वो उस प्रोडक्ट को ज्यों के त्यों तो बना नहीं सकती, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है। वो बिल्कुल एज इट इज़ वो जीन नहीं है जो वो नॉर्मल फंक्शन करती थी, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया है। तो वो क्या करेगी, वो जो जीन प्रोड्यूस कर रही थी, जिस करैक्टर को वो कोड कर रही थी, उसको अगर वो कोड भी करती है तो नॉन फंक्शनल होगा, वो करैक्टर या तो अपीयर नहीं होगा या फिर नो प्रोडक्ट एट ऑल, या फिर वो प्रोडक्ट बनाएगी नहीं। अगर वो प्रोडक्ट बनाती है, मतलब अगर उस करैक्टर को कोड करती भी है तो उसमें कोई कमी होगी, और नहीं भी होगी और बनाती है तो उसमें कोई कमी होगी, वरना वो बनाएगी नहीं वो जीन। तो बात आ गई समझ में। एक नॉर्मल और ऑल्टर्ड जीन में क्या फ़र्क है। नॉर्मल जीन तो जो नॉर्मल फंक्शन कर रही है, ऑल्टर्ड जीन का मतलब जैसे स्मॉल टी जो प्रेजेंट तो है लेकिन अपने आप को शो नहीं कर रही। शो कब कर रही है, जब दोनों रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तब अपने आप को शो कर रही है, और तब भी क्या, कुछ कमी के साथ शो कर रही है कि हाइट ना बढ़ना, भाई ड्वार्फिज्म को शो कर रही है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जब जीन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऑल्टर्ड कुछ चेंज, उसमें जो कुछ चेंज आ जाता है, तो वो चेंज होने पर वो जीन या तो नॉन फंक्शनल हो जाती है, नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बनाती है, या फिर वो प्रोडक्ट बनाती ही नहीं है जिसके लिए वो करैक्टर कोड करती है। उसके बाद ऑल्टर्ड वर्जन ऑफ द जीन मस्ट नॉट परफॉर्म द फंक्शन दैट अ नॉर्मल जीन परफॉर्म मस्ट अफेक्ट द फिनोटाइप। वो कह रहा है कि जो ऑल्टर्ड वर्जन है ना जीन का, मतलब जो जिसमें कुछ चेंज हुआ है, वो मस्ट नॉट परफॉर्म फंक्शन, या तो वो फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं करेगी, या तो वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगी, दैट मतलब वैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी जैसा कि एक नॉर्मल जीन परफॉर्म करती है। ठीक है, और वो इतना सिंपल सी बात है कि अगर वो नॉर्मल जीन की तरह फंक्शन नहीं कर सकती तो मस्ट इफेक्ट द फिनोटाइप, तो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स को, फिनोटाइप रेशियो को इफेक्ट करेगी। भाई जब कोई जीन नॉन फंक्शनल है, कोई अच्छा फंक्शन नहीं कर रही, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो कोई गड़बड़ी तो होगी ना बॉडी स्ट्रक्चर में। द ओरिजिनल जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट वाइल द मॉडिफाइड जीन इज रिसेसिव। तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल जीन्स होते हैं उनको डोमिनेंट कहा जाता है, और जो मॉडिफाइड जीन होते हैं उन्हें रिसेसिव जीन्स कहा जाता है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक और कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट है, इसमें हम को डोमिनेंसी करने वाले थे। को डोमिनेंसी का केस बहुत इजी है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये भी क्वेश्चन को डोमिनेंसी का भी आपको नीट 2013, 15, 16, 17 और 18 तक पूछा गया है, मतलब 14 में नहीं पूछा गया है, बस बाकी सभी ईयर्स में पूछा गया है 13 से 18 तक लेकर। तो को डोमिनेंसी क्या है, तो अब तक हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में कि दो जीन थे जो मतलब हमने दो प्लांट्स को क्रॉस कराया। प्लांट्स को क्रॉस कराने पर हमने देखा कि F1 जनरेशन में कोई तीसरा ही करैक्टर शो हो रहा था, दोनों पेरेंट्स में से किसी का भी करैक्टर वो नहीं था, वो कोई नया ही करैक्टर था जो कि आपका पिंक फ्लावर था। तो इससे हमें पता चला कि दोनों ही इसमें क्या है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, जिसकी वजह से ये पिंक फ्लावर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का केस है ना, उसमें F2 जनरेशन में दोनों के करैक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब पिंक फ्लावर भी आते हैं, उसमें रेड फ्लावर भी आते हैं और वाइट फ्लावर भी आते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड क्या था, उसमें पिंक फ्लावर था। अब बात करती हूँ मैं को डोमिनेंसी की। को डोमिनेंसी के नाम से आपको पता चल रहा होगा जिसमें दोनों जीन डोमिनेंट हो। इनकम्प्लीट में दोनों ही इनकम्प्लीटली डोमिनेंट थे, लेकिन को डोमिनेंसी में जिसमें दो जीन को डोमिनेंट, मतलब दोनों ही डोमिनेंट हो, दोनों ही अपने आप को एबल हो एक्सप्रेस करने में। इन को डोमिनेंसी द F1 प्रोजेनी रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। जो F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन है, वो दोनों ही पेरेंट्स जैसी दिखती है। को डोमिनेंसी का मतलब क्या है कि F1 जनरेशन में ही दोनों पेरेंट्स के करैक्टर्स अपीयर हो जाएं
तो उनको ही हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंसी कहेंगे। और कोडोमिनेंसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन में ब्लड ग्रुप्स ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन आई। कहने का मतलब है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला, कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, उस जीन का नाम क्या है, आई जीन है। वो आई जीन हमारे ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करती है। अब आई जीन के टाइप्स कितने हैं? आई जीन के अंदर 3 एलील्स हैं। आपने अब तक देखा था कि एक जीन के अंदर 2 एलील होते हैं भाई, जैसे कि आपने देखा था कि कैपिटल T और स्मॉल t दोनों मिलकर एक जीन बनाते हैं और दोनों ही क्या हैं, एलील हैं। तो वो क्या था, कैपिटल T और स्मॉल t अलग अलग एलील है। लेकिन आई तो जीन है और आई के अंदर एलील कितने हैं, 3 एलील्स हैं। आई जीन के अंदर कितने एलील्स हैं, 3 एलील्स हो सकते हैं, 3 इसके टाइप्स हो सकते हैं। मतलब आई जो जीन है ना, एक्चुअल में उसके अंदर एलील तो होते हैं 2 ही, एलील तो होते हैं 2 ही, लेकिन उनमें से 3 में से कोई 2 होते हैं। मतलब A, B और O, तीनों में से किसी 2 का होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो AO हो, AO, AB, BO, ठीक है। इन तीनों में से मतलब कोई भी 2 जीन्स का आई जीन में होना, दो एलील का आई जीन में होना मस्ट है। अ पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ द 3 एलील्स। तीनों एलील्स में से एक पर्सन के अंदर 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। A, B और O में से तीनों में से कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में AA हो, BB हो, OO हो, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 2 तो है ना। हाँ, IA एंड IB डोमिनेट ओवर I। कहने का मतलब है यहाँ पर 3 एलील हैं, A, B और O, ठीक है। तो A और B दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं और दोनों ही डोमिनेंट किसके ऊपर हैं, O के ऊपर। कि अगर मान लो A और O प्रेजेंट है, अगर ब्लड में एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ अभी आपको। अगर ब्लड में A और O ये एक जीन बन गया, इसमें एक A एलील प्रेजेंट है और एक O एलील प्रेजेंट है। अगर 2 एलील प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, क्योंकि A इज़ डोमिनेंट ऑन O। O इज़ अ रिसेसिव करेक्टर। O क्या है, एक रिसेसिव करेक्टर है और A उस पर डोमिनेंट है। सेम ही B के केस में भी होगा। अगर B प्रेजेंट है और B के साथ O प्रेजेंट है तो जीन ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। अब मान लीजिए कि अगर दोनों ही प्रेजेंट है, अगर A भी प्रेजेंट है और B भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। और इस केस को हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंसी। इसको क्या कहेंगे, कोडोमिनेंसी। कि ब्लड ग्रुप ना तो A है ना B है, ब्लड ग्रुप क्या है, AB। अच्छा, उसके बाद देखिए, हाँ, तो हम कोडोमिनेंसी का केस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आई जीन है और आई जीन में 3 एलील्स हैं, A, B और O, और तीनों में से 2 एलील्स का किसी भी जीन में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। IA एंड IB डोमिनेट ओवर I और A और B दोनों O के ऊपर डोमिनेंट है। देखो यहाँ पर जो खाली I दिखा रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि I के ऊपर कौन सा एंटीजन है, O, ठीक है। O का मतलब 0 का मतलब नथिंग। बट विद ईच अदर IA एंड IB आर कोडोमिनेंस। लेकिन एक दूसरे के साथ ही क्या शो करते हैं, कोडोमिनेंसी शो करते हैं। IA and IB contain A and B type of sugar while I does not contain any sugar। आप जानते हो जब आप ब्लड ग्रुप में एंटीजन पढ़ते हैं तो एंटीजन क्या होता है, एक्चुअल में ब्लड ग्रुप्स वी आर डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। मतलब एक ह्यूमन बीइंग की RBC पर, RBC रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम A एंटीजन कहते हैं। एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जो एंटीजन है वो 2 टाइप के होते हैं, A एंटीजन और B एंटीजन, ठीक है। तो A एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो गया A,
और बी एंटीजन प्रेजेंट हो गया तो ब्लड ग्रुप हो गया बी। अगर आरबीसीज पर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। ठीक है ना। अब ये एंटीजन क्या है? एंटीजन आर द शुगर्स, एंटीजन आर द शुगर मॉलिक्यूल्स, कि आरबीसीज के सरफेस पर कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वो शुगर मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, ए टाइप और बी टाइप। अगर आरबीसी के सरफेस पर ए टाइप मॉलिक्यूल ए टाइप शुगर प्रेजेंट है तो एंटीजन हो गया ए, और बी टाइप प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी, या फिर एंटीजन हो गया बी। ठीक है, तो इसी को वो बता रहा है कि अगर आई ए और आई बी क्या कंटेन करते हैं, कौन से टाइप का शुगर कंटेन करते हैं? ए वाला ए और बी वाला बी शुगर कंटेन करता है, लेकिन ओ जो होता है, जो आई जीन है सिंपल, वो कोई भी शुगर कंटेन नहीं करता। जीनोटाइप एंड ब्लड टाइप इन टेबल 5.2 5.2 टेबल में जीनोटाइप्स और ब्लड टाइप दिखा रखे हैं। मल्टीपल एलील्स क्या हैं? मल्टीपल एलील्स का मतलब है एक जीन में एक से ज़्यादा एलील्स की फॉर्म होना, उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। मतलब अब तक हमने क्या देखा था कि एक जीन के अंदर 2 एलील होते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स क्या शो करता है? मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। मीन्स ब्लड ग्रुप कंटेन 3 एलील्स ए बी और ओ, सो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म और मल्टीपल एलील्स और यूज्ड इन पॉपुलेशन स्टडी। ये एलील्स कब स्टडी किए जाते हैं? पॉपुलेशन स्टडीज़ में। तो ये टेबल आप देखेंगे, आपको एनसीईआरटी में टेबल दी गई है कि ये तो आप जानते हो कि एलील भाई पेरेंट ए और पेरेंट बी है। भाई एक पेरेंट है ए, तो ए ब्लड ग्रुप है, बी 2 का भी ए है, तो जीनोटाइप क्या होगा? ए और ब्लड क्या होगा? ए। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है तो जीनोटाइप ए होगा, अगर ए बी है तो ए बी होगा, अगर ए आई है तो ए होगा, मतलब ए आई का मतलब आई ओ। ठीक है, ए ओ है तो ए होगा, बी ए है तो ए बी होगा, बी बी है तो बी होगा, और बी ओ है तो बी होगा ब्लड ग्रुप। अगर आई आई सिंपल आई है मतलब आई ओ है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो जिन पर्सन्स का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट होता है ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, और इसीलिए ना वो ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है ना ही बी वाले से ब्लड ले सकता है। अगर ब्लड ले सकता है तो सिर्फ ओ वाले से। ठीक है, और नेगेटिव ये भी ध्यान रखना कि कोई भी अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला है, जैसे कि ओ नेगेटिव है, तो वो ओ पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, ओ नेगेटिव से ही ब्लड लेगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है RH फैक्टर का प्रेजेंट होना, और RH फैक्टर नेगेटिव वाले में प्रेजेंट नहीं है तो वो उसके लिए फॉरेन सब्सटेंस है और वो अपनी बॉडी में उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल की वीडियो में हम करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर मेरे को लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है तो उस टॉपिक में मैं वीडियो आपको बनाकर सेंड करूं, तो प्लीज़ वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा कि ये टॉपिक है, उसकी वीडियोज़ आपको चाहिए, उस टॉपिक के वीडियोज़ मैं आपको बना के सेंड कर दूँगी। थैंक यू।